अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज हाजिर हूं आपके साथ एक नई क्लास में। आज की क्लास में आप जान पाएंगे ब्लेंड मोड को। पिछले क्लास में आपने जाना था ब्लेंड टूल को। ब्लेंड टूल और ब्लेंड मोड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ब्लेंड टूल में आप जान पाए थे कि ब्लेंड टूल की मदद से हम मुख्तलिफ शेप्स को ब्लेंड कर पाते हैं और उसके साथ साथ हम कलर्स को भी ब्लेंड करते हैं। लेकिन ब्लेंड मोड में हम सिर्फ कलर्स को ब्लेंड करते हैं। कलर्स को किस तरह ब्लेंड करते हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है। यहाँ पहले मैं आपको कुछ शेप्स के ज़रिए समझाता हूँ कि ब्लेंड मोड बेसिकली है क्या, और फिर इसी छोटे से क्लास में आपको प्रैक्टिकली चेक कराता हूँ कि इंटरनेट पर मौजूद बैकग्राउंड की मदद से कैसे हम इससे ब्यूटीफुल बैकग्राउंड तख्लीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल, यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक शेप, इसके कॉर्नर राउंड कर लेता हूँ, इसका माइनस ऑफसेट पे लेके मैं ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले जो शेप है इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ ब्लू, और अब इनकी दो कापियाँ ले लेता हूँ और इसके बाद तीन मजीद कापियाँ ले लेता हूँ। ये मैंने क्यों ली है, ताकि आपको ये बेहतर समझ आए। अब मैं आता हूँ अपने ब्लेंड मोड पर। ब्लेंड मोड पर सबसे पहले जो है नॉर्मल जो है बाय डिफ़ॉल्ट टिक किया हुआ होता है। ये जो हमने ड्राइंग की है और इसमें जो कलर्स है ये नॉर्मल है। अब हमारे पास ये तीन मोड है, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बॉन्ड। ये डार्क मोड है। डार्क मोड में जो है हमें ब्लैक तो नज़र आ रहा होता है, वाइट नज़र नहीं आता, लेकिन इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसी तरह ये जो तीन कलर्स है, लाइटन, स्क्रीन और कलर डॉज, ये लाइट मोड है। इसमें हमें डार्क कलर यानी ब्लैक कलर नज़र नहीं आता और वाइट नज़र आता है। ये जो है फिर ओवरले, मतलब ओवरले जो है ये सॉफ्टनेस है, लाइट सॉफ्टनेस। और इसी तरह डिफरेंस एक्सक्लूड, इसको भी हम अभी वन बाय वन मैं आपको चेक कराता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ आता हूँ ग्रेडियंट पर, और इसका ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं प्योर ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पहले को सेलेक्ट करके आता हूँ अपने ब्लेंड मोड में। अच्छा, अगर ब्लेंड मोड ये जो ट्रांसपेरेंसी मोड है आपके साथ यहाँ पिन नहीं है, तो इसके लिए मेरी पहली क्लास आप देख लेना, इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने ये बताया है कि विंडोज़ से हम किस तरह इसको यहाँ लाकर पिन करते हैं। सो अब मैं ये जो पहला शेप है इसको डार्कन कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कलर बॉन्ड कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं ये छोटा लाइटिन कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं स्क्रीन कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं सॉफ्ट लाइट कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पहले दो फीचर थे ये लगभग सेम है, लेकिन जब डिफरेंट कलर होते हैं तो इसमें ये हमें एक मुख्तलिफ रिजल्ट देता है। यहाँ पर अगर आप देख ले, इसका जो वाइट हिस्सा है वो है तो मौजूद। अगर मैं इसको आर्ट बोर्ड से हटा लेता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वाइट हिस्सा है, लेकिन किसी भी कलर के ऊपर अगर ये आता है तो मल्टीप्लाई में वाइट हिस्सा नहीं दिखेगा, इसी तरह डार्कन में नहीं दिखेगा, और यह जो कलर बॉन्ड है तो उसमें ये दोनों ही नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ नीचे वाले शेप का, तो आप देख पाएंगे कि ये भी दर हकीकत उसी का डार्क कर रहा है, लेकिन ब्लू और ब्लैक में चूंकि इतना फ़र्क नहीं है तो वो डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर देखा जाए तो इस ब्लैक ने भी यही काम किया है कि नीचे जो कलर है उसका डार्क टोन यहाँ पर बनाया है और वाइट ख़त्म किया है। इसी तरह अगर इसका मैं कलर चेंज कर लूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो छठा ऑप्शन है यानी सॉफ्ट लाइट, उन्होंने क्या किया है कि जो ब्लैक था उसका ग्राउंड का डार्क बना दिया और जो वाइट था इसको ग्राउंड का लाइट बना दिया। लेकिन यहाँ अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ स्क्रीन, तो स्क्रीन में हमें नज़र आ रहा है कि ब्लैक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और वाइट नज़र आ रहा है। तकरीबन यही काम लाइटन ने भी किया है। तो ये जो
कलर मोड है सबसे ज़्यादा हमें इस्तेमाल मल्टीप्लाई, स्क्रीन और ये ओवरले हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। मल्टीप्लाई की ज़रूरत हमें मुख्तलिफ शेडोज़ में, जो कस्टमाइज शेडोज़ होती है उसमें हम बनाते हैं। ये आपने इससे कबल के वीडियोज़ में देखा भी होगा कि हम बाद शेडोज़ के लिए जब शेप्स बनाते हैं तो उनको फिर वाइट और ब्लैक के थ्रू बनाते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके वाइट हिस्सा हम उसका गायब कर लेते हैं ब्लेंड मोड से। तो ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये मोड क्या काम करता है। इस पर आपको जब बैकग्राउंड में हम इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि 1 बाय 1 भी हम चेक करते हैं कि हमें मतलूबा रिजल्ट किस तरह मिलता है। अब इसके बाद आप ये समझ ले, मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर, अच्छा सेलेक्ट करके डिलीट करने से पहले आप ये ज़रूर नोट कर लेना कि ये जो स्क्रीन का ऑप्शन है ये RGB कलर मोड में, मेरे ये प्रोफाइल पर देख ले RGB, मैंने ये RGB प्रोफाइल दिया है। ये आपको RGB में वर्क करता हुआ महसूस होगा, लेकिन अगर आप CMYK यानी जो प्रिंट मोड होता है उसमें आप स्क्रीन करेंगे तो वो ब्लैक ख़त्म नहीं होगा, वो आपको नज़र आएगा। वहाँ उस सूरत में फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ जो है, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, प्रिंट और ओके कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओके कर लिया मैंने और मैं सेम यही फाइल लाकर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये RGB प्रोफाइल है। RGB प्रोफाइल में ब्लैक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन CMYK में नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में जब हमें यहाँ पर कलर नहीं चाहिए होता तो ये मैंने आपको ग्रेडियंट के क्लास में बताया भी था। यहाँ भी आप मसला नहीं समझ ले कि बाज़ औक़ात हमें यहाँ पर भी ग्लोसी इफेक्ट बनाना होता है। तो इसके लिए आप करिए कि यहाँ पर एक क्लिक करके दूसरा वाइट कलर ले ले, ब्लैक को ख़त्म कर ले और ये जो दूसरा वाइट फिल कलर है इसकी ओपेसिटी सेलेक्ट करके 0 कर दे। जब 0 करेंगे तो आपको लगभग वही इफेक्ट मिल जाएगा जो हमें यहाँ पर RGB मोड में मिल रहा है। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आपको इसका एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बल्कि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस CMYK मोड में समझा रहा हूँ। CMYK मोड क्या है? ये प्रिंटिंग कलर है। सियान मतलब ये कलर, मजेंटा M मतलब मजेंटा, मजेंटा इस कलर को कहा जाता है। Y मतलब येलो, येलो जो है ये कलर होता है। B मतलब ब्लैक, इसका ये कलर होता है। यहाँ अगर मैं कलर में आता हूँ तो इस कलर की वैल्यू आप देख सकते हैं, ब्लैक 100% है। यहाँ आप देख सकते हैं येलो 100% है, बाकी कलर 0 है। मजेंटा में आप देख सकते हैं कि मजेंटा 100% है, बाकी 0 है। इसी तरह सियान में आप देख सकते हैं कि सियान 100% है, बाकी 0 है। कलर पैनल, कलर के क्लास में हम ये चीज़ें बखूबी समझ लेंगे, लेकिन यहाँ जो मैंने आपको समझाना है वो है ये। अगर हम इन दो कलर्स को मिलाते हैं यानी येलो और सियान, तो ये कलर कौन सा बनेगा? ये जो है सियान है। यहाँ में आकर सियान में येलो जो है, येलो भी मैं ऐड कर लेता हूँ 100%। ये आपने देख लिया। इस शेप में ये दोनों कलर फिल है तो यहाँ हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। सेम यही काम अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख पाएंगे कि ये जितने कलर्स मल्टीप्लाई हुए हैं ये यही कलर बना रहा है। मतलब जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है ऑफसेट की प्लेट के थ्रू पर, वो होता है 4 कलर का जो प्रिंटिंग का होता है, वो 1 बाय 1 जो प्लेटें चलती है वो भी यही करती है कि पहले सियान कलर चलेगा, फिर मजेंटा, फिर येलो, फिर ब्लैक, और ये कलर्स जो है एक के दूसरे के ऊपर आकर ये जो है हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो मल्टीप्लाई कलर है ये दर हकीकत जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो इसी को फॉलो करता है। अब अगर मैं इन सबको भी सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ लाकर रख लेता हूँ ब्लैक को, तो फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह प्रिंटिंग में भी ब्लैक कलर वाहिद ऐसा कलर है कि ये नीचे इसके जितने भी कलर्स होंगे तो ये इसके ऊपर प्योर प्रिंटिंग कर लेगा। लेकिन अगर मैं मजेंटा लाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग जो है हमें मिल रहा है टोन। वो टोन क्या है? सियान और मजेंटा जब मिल रहा है ब्लू बन रहा है। लेकिन अगर ये तीनों मिल जाए तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये ब्लैक हो रहा है। और ये ब्लैक
ब्लैक भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई है, लेकिन इसको मैं कहीं पर भी ला कर रखूंगा तो ये ब्लैक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर है ही इतना डीप कि अगर इसके नीचे जितने भी कलर आए तो उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन 3 प्रोसेस कलर के नीचे अगर कोई भी कलर आएगा तो वो अपना टोन चेंज करेगा। ये आप मल्टीप्लाई में चेक भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई मोड जो है और प्रिंटिंग जो ऑप्शन है वो मैंने आपको रस्मी बता दिया है। ये जो कलर्स है प्रिंटिंग का बहुत तवील टॉपिक है, इसको हम बाद में भी कवर करेंगे, लेकिन आज हमने समझना है ब्लेंडिंग। ये इससे आपको कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब इसी ब्लेंडिंग मोड से मैं आपको कुछ एडवांस करके चेक कराता हूँ कि इसकी मदद से किस तरह हम इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ बैकग्राउंड के थ्रू अपना एक अच्छा सा एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपके वक्त बचाने के लिए पहले से ही कुछ बैकग्राउंड है डाउनलोड किए हैं। ये आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएंगे, और मैं जो वेबसाइट आपको पिछली वीडियोस ट्यूटोरियल में बताया था PNG Wing, ये चीज़ें आपको वहाँ आसानी से मिल जाएंगी। मैं इन सबको सेलेक्ट करके सिंपली पिक एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, तो ये सारी की सारी यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो जाएगी। मैं इसको छोटा करके यहाँ ला के रख लेता हूँ, और 1 बाय 1 मैं इसको ज़रा साइड पर भी रख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके हमारे जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है 6 बाय 4, मैं इसको ये साइज दे देता हूँ और इसको कर लेता हूँ अलाइन कर लिया। दूसरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेहराब, एक इस्लामिक बैकग्राउंड के लिए हमने कलरफुल बैकग्राउंड बनाना है। वैसे मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल काम नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक ये हमें करना पड़ता है। मैं इसे बॉटम अलाइन कर लेता हूँ, और यहाँ जो है इसका ब्लेंड मोड जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जो वाइट है वो गायब हो चुका है, देख सकते हो। अब मैं आ रहा हूँ, ये ब्रश स्ट्रोक ले लेता हूँ और इसको ज़रा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद एक काम और करता हूँ कि इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको ज़रा रोटेट करके मुख्तलिफ पोजीशन पर रख लेता हूँ। ये रख चुका है। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसका जो मोड है ये मैं एक एक करके मुख्तलिफ चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसको कलर ओवरले कर दिया। चाहो तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर ले। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ, कहीं डिफरेंट जगह पर रख लेता हूँ, और चाहो तो यहाँ से आप इसकी भी जो है ना मुख्तलिफ मोड्स चेक कर सकते हो। आपकी सवाबदीद पर है। फिलहाल इसको भी मैं मल्टीप्लाई रहने देता हूँ। अच्छा, ये जो हम चीज़ें लाए हैं ये भी इसके साथ समझ रहे कि ये जो चीज़ें हम लाए हैं ये इस पर क्रॉस का निशान भी बना है। ये क्यों बना है? ये हमने यहाँ JPG अपने लोकेशन से JPG फाइल यहाँ ओपन की है, तो इस पर क्रॉस का निशान आ रहा है। अगर यही फाइल मैं सेव करके किसी को बेचता हूँ या USB में कॉपी करवाता हूँ, तो वो फाइल जब वहाँ पर वो ओपन होगा किसी और कंप्यूटर में, तो ये पूरी चीज़ें उनके साथ ओपन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ लिंक है। ये इस फाइल का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि मेरे जो हार्ड डिस्क में यहाँ पर पड़ी है, यहाँ से मेरे इस सॉफ्टवेयर में लिंक। अगर ये सेलेक्ट है और मैं इसको एम्बेड करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि वो जो क्रॉस का निशान था वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं इस फाइल को किसी भी कंप्यूटर में ओपन करता हूँ तो वहाँ पर यहाँ कोई भी फाइल मिस नहीं होगी। आप चाहो तो इन सबको सेलेक्ट करके भी एम्बेड कर लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये फाइल अगर आप किसी और कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। इसी तरह कोई भी तस्वीर अगर आप अपने हार्ड डिस्क से यहाँ कॉपी करते हैं तो उस पर ये जो क्रॉस निशान आता है इसको एम्बेड ज़रूर किया करें, ताकि अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में जाए तो वहाँ पर आपके लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं आ रहा हूँ इस शेप, इसको ज़रा रिसाइज करके यहाँ ला के रख लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं इसका ब्लेंड मोड मुख्तलिफ चेक कर लेता हूँ। कलर बॉन्ड में मज़ा नहीं आया मुझे तो कलर डाज कर लेता हूँ। कलर डाज में भी बिल्कुल अजीब सा दिख रहा है। चले मैं इसकी ओपिसिटी कम करके चेक कर लूँ, फिर भी अजीब लग रहा है। तो कोई नहीं, मैं इसको हार्ड लाइट कर लेता हूँ। हार्ड लाइट में मुझे लगता है कि हम इससे कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, तो मैं हार्ड लाइट करके इसकी ओपिसिटी कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे लग रहा है इसकी ओपेसिटी इतनी काफ़ी है, तो मैं इसे छोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इस सनराइज़ इफ़ेक्ट को ले लेता हूँ, इसे ज़रा बढ़ा लेता हूँ और इसे ला के यहाँ रख लेता हूँ और इसको भी मैं हार्ड लाइट कर लेता हूँ। हार्ड लाइट हो गया, इसकी भी ओपेसिटी कुछ डाउन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ आप देख ले कि ये जो सनराइज़ का इफ़ेक्ट है, ये मुझे इसके ये अंदर नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं करूँगा ये कि एक इलिप्स टूल लेके इसमें मैं वाइट कलर फिल कर लेता हूँ और इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ इस शेप के मुताबिक ला के रख लेता हूँ। अब शिफ्ट के साथ मैं इस नीचे सनराइज वाले शेप को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ आ जाऊँगा ब्लेंड मोड में। यहाँ पर है मेक मास्क। मास्क जो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आने वाली वीडियो मास्क के मुतालिक है, तो इसमें आप ये भी तफसीली जान पाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि मैं जब इसको मास्क करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट वो जो सनराइज था वो सिर्फ इस वाइट फिल्म में नज़र आ रहा है और जो बाहर था वो नज़र नहीं आ रहा। मैं इसे इन्वर्टमाइज करता हूँ और क्लिप पर क्लिक करता हूँ, तो अब क्या हुआ कि जो बाहर हिस्सा है वो नज़र आ रहा है और ये जो वाइट के नीचे था वो नज़र नहीं आ रहा, वो मास्क हो चुका है। जिस तरह मास्क से चेहरे डांपे जाते हैं, हमने यहाँ इस मास्क के ज़रिए यहाँ जो कलर था वो डांप लिया है, इस शेप का जो सेलेक्ट था। अब मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ और बाहर आता हूँ, तो ये जो मास्किंग से हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। अब मैं आ रहा हूँ इस बॉर्डर पर। ये बॉर्डर सेलेक्ट करके मैं यहाँ ला के रख लेता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं ये काम करता हूँ कि इसको लाकर अपने आर्टबोर्ड में अलाइनमेंट की कमांड से मैंने बी और टी प्रेस करके अलाइन कर दिया बॉटम और लेफ्ट। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके साथ तो कीबोर्ड कमांड नहीं होगा, तो बॉटम और लेफ्ट जब आप करते हैं तो ये बॉटम और लेफ्ट पर आ जाता है। अलाइन पैनल में आपने ये पढ़ा होगा, तो दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। बहरहाल ये मैंने कर दिया। अब यहाँ देखें कि ये शेप इसके ऊपर है और मैं नीचे वाला सेलेक्ट करता हूं तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस कर लें और यहाँ आ जाए वो जो शेप था हमारा। ये देख सकते हो आप, यहाँ नज़र आ रहा है सेलेक्ट हो चुका है। अब दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस कर लें और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की कमांड प्रेस करके इस शेप को ऊपर ले आए। इसका फ़ायदा ये होगा, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्लिक नहीं होगा, ये क्लिक हो। इसे मैं ज़रा अब स्केल कर लेता हूँ, ये इसको लाकर यहाँ रख लेता हूँ और अब इसको मज़ीद ड्रामेटाइज करने के लिए इसे भी मैं हार्ड लाइट कर लेता हूँ। हार्ड लाइट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कलर्स है नीचे बैकग्राउंड्स के मुताबिक डल चुके हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये शेप भी इसमें इस्तेमाल किया जाए। यहाँ आता हूँ, इसको टॉप पर लाता हूँ, इसे ज़रा बढ़ा देता हूँ, इसका कलर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ज़रा सा कम कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये जो हमने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है ये कुछ अजीब लग रहा है और इसकी यहाँ पर जगह नहीं बन रही, तो इसको मैं स्किप कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ और, ये जो डॉटेड बैकग्राउंड था ये मुझे यहाँ नज़र नहीं आया, तो इसको मैं यहाँ ओपन करके ले आता हूँ और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है ये कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन चुका है। अच्छा, यहाँ ये बात भी नोट कर ले कि ये जो है हमारा आर्ट बोर्ड ये है।
इसके जो बाहर जितने भी चीज़ें हैं ये जो है कोई वैल्यू नहीं रखती। आप जब इस फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट करके मैं यहाँ बीजी लिख लेता हूँ और यहाँ चेक लगाते हैं यूज आर्ट बोर्ड पर और फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपका जितना भी ये आर्ट बोर्ड एरिया है सिर्फ यही एक्सपोर्ट होगा। ये जो बाहर नजर आने वाली चीजें हैं ये एक्सपोर्ट नहीं होगी। यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट की है यहाँ वो हमारे सामने है। अगर आप इलस्ट्रेटर में इसकी प्रीव्यू देखने चाहते हो तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F प्रेस कर ले तो ये प्रीव्यू आपके सामने नजर आ जाएगी। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर ये जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में इजाफी नज़र आ रही है, इससे आर्ट बोर्ड बहुत बुरा लगता है, तो उसके लिए फिर करते हम ये है कि बैकग्राउंड के मुताबिक एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इन सब को सेलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं। याद रखें कि ये जो वाइट शेप है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। इसका कलर कोई भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसी के अंदर हम नीचे वाले सारे क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं। तो राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर दे या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 7 प्रेस कर ले। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 7 प्रेस कर लेता हूँ तो ये क्लिपिंग मास्क हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्लेंड टूल को ब्लेंडिंग मोड को इस्तेमाल में लाकर हमने इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ बैकग्राउंड की मदद से एक बहुत ही खूबसूरत सा बैकग्राउंड बनाया है। उम्मीद है कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मैं करता हूँ इस क्लास का इख्तिताम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपके लिए बहुत दिलचस्प साबित हुई होगी। इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इस पर प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चाहता हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में।